हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका पटवारी लेखपाल की जो हमारी सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन की, उसका पार्ट 2। ठीक है, अब बात करेंगे हम डायरेक्ट है। आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं 20 क्वेश्चनों का। तो हमारा आज उसका पार्ट सेकंड है, जो कि डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है, सूची ए को सूची दो में सम्मिलित करना है और सही यहाँ पे कूट इसका आंसर चूज करना है। तो इसमें जो कुमाऊं का अंतिम गोरखा या सुब्बा था वो कौन था, यहाँ पे था बमसा चौतरिया। ठीक है, बात करेंगे कुमाऊं का चौथा कमिश्नर, वो था जीटी लशिंगटन। चंद वंश का अंतिम शासक जो था वो था महेंद्र चंद। ठीक है, और गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ था। अब इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे चंद वंश का अंतिम शासक की, हम पहले चंद वंश की बात करते हैं। तो चंद वंश का अंतिम शासक, चंद वंश का अंतिम जो शासक था, लास्ट शासक महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद। 1790 में हुआ क्या, हवालबाग के मैदान में, हवालबाग में युद्ध हुआ गोरखाओं का, और इसको हराकर महेंद्र चंद को हरा दिया। ठीक, और कुमाऊं पर यहाँ पे कब्जा कर दिया। उसके बाद क्या होता है, गढ़वाल पे गोरखाओं का 1791 में प्रथम बार आक्रमण होता है। ठीक है, ये होता है गढ़वाल पे प्रथम बार आक्रमण होता है। ठीक, जब कुमाऊं में 1790 में विजय हो गया, कौन, गोरखा लोग, तो गढ़वाल में शिफ्ट हुए और गढ़वाल में 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया। और उस टाइम पे हुआ क्या, अभी बताया था मैंने कल की वीडियो में कि यहाँ पे तिब्बत से अटैक हो गया था चीन के द्वारा। तो उन्होंने 1792 में लंगूरगढ़ की संधि करी। ठीक, लंगूरगढ़ की संधि करी, और उसके बाद 1804 में दोबारा इन्होंने युद्ध किया खुड़बुड़ा के मैदान में, खुड़बुड़ा के मैदान में गढ़वाली शासकों से, और वहां पे उन्होंने पूर्ण कब्जा कर लिया। ठीक, और यहाँ पे बात करेंगे इस फैक्ट की, जो कि कुमाऊं का जो अंतिम गोरखा था, गोरखा या सुब्बा, वो कौन था, बमसा चौतरिया। इसकी हम बात करेंगे। कुमाऊं में क्या हुआ, मतलब कि पूरे उत्तराखंड में, यहाँ पे जब गोरखा शासन लगा तो इसको बोलते हैं गोरख्याली। ठीक है, गोरख्याली शासन बोलते थे गोरखाओं को, गोरखा शासन को। इसके दौरान कुमाऊं प्रशासन का जो सुब्बा है वो गवर्नर, यानी कि जो सुब्बा थे ना, सुब्बा को गवर्नर बोलते हैं, तो वही लोग चलाते थे। ठीक, अब 1815 में क्या हुआ, ब्रिटिश सेना के जो कर्नल थे गार्डनर, ई गार्डनर, ठीक है, उनके सामने इन्होंने, किसने, बमसा चौतरिया ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया 1815 में। ओके, और यहाँ पे बात करेंगे जीटी लक्ष्मणगढ़ की। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन जो चौथे यहाँ पे कमिश्नर थे, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1838 से 48 तक था। ठीक, और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय जो अल्मोड़ा से कहाँ शिफ्ट हुआ, नैनीताल में शिफ्ट हुआ। ठीक है, नैनीताल में शिफ्ट हुआ, अल्मोड़ा से नैनीताल में। और यहाँ पे पहले की बात करेंगे, फर्स्ट कमिश्नर की, तो ये थे कमिश्नर ई गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, क्योंकि गार्डनर के टाइम पे ही यहाँ पे क्या हुआ था, इनके ब्रिटिश के हाथ में शासन आया था उत्तराखंड का। किसके द्वारा, किसके हाथ से आया था, गोरखाओं के हाथ से। ठीक है, और दूसरे जो थे यहाँ पे सेकंड, ये थे ट्रेल। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक क्या है, फर्स्ट जो कमिश्नर थे वो गार्डनर थे, क्योंकि सबसे पहले गार्ड करने की, किसी भी चीज को गार्ड यानी कि सुरक्षा देने की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। ऐसे याद कर लो, कोई नहीं, ट्रिक है। और दूसरे जो थे ट्रेल थे। ठीक, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, इसको भी सुमेलित करना है। तो पहला है छिब्रो परियोजना, जो है वो है टोंस नदी में, और ढालीपुर जो परियोजना है वो है भागीरथी नदी में, और तीसरी जो परियोजना है मनेरी भाली, ये है भागीरथी नदी में, और लोहारी नागपाल, ये परियोजना भी भागीरथी नदी में ही है। ठीक है, सॉरी, मनेरी भाली परियोजना मैंने गलत बता दिया, वो जो कि यमुना नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात मनेरी भाली भी यमुना है और ढालीपुर भी यमुना नदी पर है। ठीक, तो चलो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बात करेंगे जो छिबरो परियोजना है ना, पहली वाली, ठीक है, इसकी हम बात कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर से। ये टोंस नदी पर स्थित है, और ये उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली सबसे पहली ऐसी परियोजना है जो कि अंडरग्राउंड थी। ठीक है, अंडरग्राउंड परियोजना थी, परियोजना उत्तर भारत की सबसे फर्स्ट। ठीक है, बात करेंगे दूसरी जो ढालीपुर परियोजना है ना, ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पे स्थित है, यमुना नहर पे स्थित है। ठीक है, और ये देहरादून जिले में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चलो इसको मिटा के, देहरादून जिले में हाइडल स्कीम का ये हिस्सा है। बात करेंगे तीसरी जो परियोजना है, मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली देखो भागीरथी नदी पर है, सीधे यहाँ पे डायरेक्ट भागीरथी नदी पर है, और इसके दो चरणों में परियोजना है, फेज वन फर्स्ट और फेज सेकंड। ठीक, और ये है कौन सी जिले में, उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बात करेंगे लोहारी नागपाला परियोजना की, तो ये भी भागीरथी नदी की ही परियोजना है,
और यहाँ पे पर्यावरणविद जैसे कि प्रोफेसर GD अग्रवाल हुए, इनके कड़े विरोध के कारण 600 मेगावाट की परियोजना को भारत सरकार द्वारा स्थगित यहाँ पे रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ये परियोजना यहाँ पे रद्द हो चुकी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है और चिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ के मुख्य रूप से डोलामाइट खनिज यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल पहला ही सही है यहाँ पे ऑप्शन में। तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मैंने बना दिया है। तो ये जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले है ये गंगा का मैदान जो है वो हिमालय का भाग तो नहीं है। ठीक, उसके बाद जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। ठीक, शिवालिक श्रेणी हो गई। उसके बाद उसके बीच में आती है मध्य हिमालय। अब ये बीच में है तो मध्य कहेंगे या इसको लघु हिमालय कहेंगे। ठीक, और उसके ऊपर जो आती है उच्च हिमालय या महान हिमालय इसको बोला जाता है। लेकिन ये जो श्रेणियां होती है ना, इनके बीच में ये बटे रहते हैं इनसे। ठीक, तो इनको बोलते क्या है, तो इनको बोलते हैं, देखो अब जो सबसे नीचे है गंगा का मैदान, गंगा के मैदान और शिवालिक श्रेणी, उसको बोलते हैं HFT। इसको हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, और शिवालिक और लघु के मध्य मध्य क्या होती है, ये होती है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक, और MCT होती है, सॉरी MCT, क्योंकि सेंटर पे है ना, केंद्र पे बिल्कुल मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और सबसे उच्च हिमालय और लघु हिमालय की जो मध्य होती है वो होती है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, तो ये तीन जो थ्रस्ट हैं इनके ही उससे हिमालय क्या है आपस में बटा हुआ है, तो इनको ऐसे याद करना। ठीक, अब बात करेंगे इसमें अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की, तो ये मेले और उत्सव को स्थान और जनपद के हिसाब से मिलाना है। तो यहाँ पे बात करें तो चैती मेला वो लगता है आपका काशीपुर में, देवीधुरा मेला लगता है आपका चंपावत में, जो कि पत्थर वाला मेला है। मौड़ मेला लगता है, ये लगता है आपका जौनसार में। ठीक है, मछली वाला मेला कहते हैं। और रम्माण लगता है आपका चमोली में, जिसमें मुखौटे वखौटे पहनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चैती मेले की बात करेंगे सबसे पहले, तो चैती मेला काशीपुर में लगता है, जिसमें हमने बता दिया है, और ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये मेला माता जो है बाला सुंदरी, ठीक, बाला सुंदरी के मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लगता है। ठीक है, चैती मेला तभी कहते हैं इसको, चैत्र नवरात्रि में लगता है। और ये बोक्सा जनजाति, यहाँ पे बोक्सा जनजाति बड़ी संख्या में आती है इस मेले में। देवीधुरा मेला की बात करें तो ये चंपावत जिले में लगता है, यहाँ पे है, टिक कर रखा हमने उसी को। और ये बग्वाल मेला भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये कोष्टक में लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद रक्षाबंधन के टाइम पे लगता है, रक्षाबंधन के टाइम पे बाराही देवी मंदिर में लगता है। ठीक है, रक्षाबंधन के टाइम पे बाराही देवी मंदिर में ये लगता है, देवी मंदिर में लगता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है इस मंदिर की, पाषाण युद्ध होता है, यानी कि पत्थर मारना होता है, जिसे स्थानीय भाषा में बग्वाल कहते हैं। मौड़ मेला क्या है ना जौनसार या टिहरी क्षेत्र में होता है। ठीक है, और ये मेरा मुख्य रूप से अगली गाड़ या अगलार, अगली गाड़ या अलगार जो नदी है, उस नदी में मछली पकड़ने की, देखो मौड़ है ना, मौड़ कोई मछली से संबंधित है, मछली पकड़ने का ये एक सामूहिक रूप से उत्सव है, जिसमें तिमूर के पाउडर का इस्तेमाल करके मछलियों को यहाँ पे बेहोश किया जाता है। और रम्माण मेले की बात करें तो चमोली का है रम्माण पारंपरिक मेला है, जिससे सलूड़ डुंगरा, ठीक है, गांव से संबंधित है। और ये मुखौटा नृत्य शैली में है और अप्रैल महीने में आयोजित किया जाता है, अप्रैल में, जिसमें भूमियाल देवता के प्रांगण में इसके मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कथन एक है, गढ़वाल के राजा जो अजय पाल है, इन्होंने अपनी राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो ये दोनों ये सही नहीं है। ठीक, और दूसरा जो कारण है इसका, ये राजधानी स्थानांतरण सन 1515 में हुई थी, तो ये दोनों ही गलत है। अच्छा एक सेकंड, 1515 में तो हुई थी स्थानांतरण, लेकिन ये क्या है, इसकी व्याख्या सही नहीं करता है, हालांकि अजय पाल ने नहीं किया था। अब बात करेंगे इसकी, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पवार वंश के शासक अजय पाल की। तो ये 37वें राजा थे, कल हमने बताया था 37वें शासक थे, जो कि गढ़वाल का अशोक भी उनको बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने 52 गढ़ों की क्या की थी, स्थापना, एकीकरण की था 52 गढ़ों का। ठीक है, अब जो बात करेंगे इस क्वेश्चन में, जो देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की है ना राजधानी, वो की है अजय पाल ने। ठीक, लेकिन यहां पे जो वो की थी 1512 में की थी। एक सेकेंड, यहाँ पे जो 1512 से थी, ये चांदपुर गढ़ से, पहले देखो चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ की थी। ठीक है, देवलगढ़, और देवलगढ़ से की थी श्रीनगर। ये कब की थी, 1515 में की थी। कथन दोनों सही थे, मैं गलत बोल बैठा, कथन दोनों सही थे, लेकिन यहाँ पे गलती क्या थी ना, यहाँ पे जो कारण था इसका, ये कारण, इसका स्थानांतरण का कारण कुछ और था। वो क्या था, भौगोलिक स्थिति
और राज्य के जो केंद्र में थी, श्रीनगर के राज्य के केंद्र में थी, अधिक सुरक्षित थी और व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त थी। ठीक है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिमनद और उसका उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो यहाँ पे बात करेंगे सतोपंथ का। सतोपंथ का है अलकनंदा नदी से होता है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी उत्पन्न होती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी उत्पन्न होती है। मिलम ग्लेशियर से यहाँ पे गौरीगंगा नदी, और खतलिंग ग्लेशियर से होती है भिलंगना नदी यहाँ पे उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सतोपंथ ग्लेशियर की, जो कि है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और इसी के पास सतोपंथ ताल भी है, जिसमें 3 कोने हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे हैं गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि यहाँ पे गोमुख नाम, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से ही क्या निकलती है, उत्तरकाशी जिले में। सबसे पहले जिला देख लेते हैं, उत्तरकाशी जिले में है। और गंगोत्री ग्लेशियर के ही गोमुख नामक स्थान से क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर की हम बात करेंगे तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, सबसे पहले तो बात करें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से क्या निकलती है, गौरी गंगा निकलती है। गौरी गंगा का उद्गम स्थल है। यहाँ पे बात करेंगे कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये मिलम ग्लेशियर ही है, और गौरी गंगा और काली नदी के से संगम है। अब ये गौरी गंगा तो है, और यहाँ से आती है ऊपर से काली नदी भी आती है, और इसी के संगम पे क्या है, काली नदी, और इसी के संगम पे क्या है, जौल जीबी, जौल जीबी। ठीक है, और यहीं पे मेला भी लगता है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर देखो यहाँ पे टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। टिहरी, रुद्रप्रयाग इसकी सीमा पर है। ठीक, और यहीं से निकलती है भिलंगना नदी, और इसकी खोज का जो श्रेय है वो जाता है उत्तराखंड के जो गांधी कहे जाते हैं, इंद्रमणि बड़ोनी जी को। ठीक है, बड़ोनी जी को जाता है इसका श्रेय। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वो ये बोल रहा है कि इसमें विविध शब्द हैं और संबंधित और क्षेत्र, इसका प्रकार, इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंडवा जो है, कंडवा, कंडवा बोलते हैं एक आभूषण को। ठीक, और मरोज जो है, मरोज बोलते हैं एक जनजातीय त्योहार है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ का लोक एक सेकंड, हिल यात्रा पिथौरागढ़ का एक लोक नाट्य है, और छोलिया क्या है, तलवार के साथ नृत्य शैली है। अब दोस्तों यहाँ पे कंडवा एक आभूषण है। ठीक है, हिल यात्रा तो एक यात्रा है, त्योहार है, तो ये लोक नाट्य, अच्छा इसमें मुखौटे वाला त्योहार है। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्लियर कर देना मुझे। बाकी हम बात करें इसकी, तो जो कंडवा है उत्तराखंड की संस्कृति में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रकार का आभूषण जिसे पैरों में पहना जाता है। ठीक है, कंडवे को कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है, और इसे सुधवा भी बोलते हैं, सुधवा भी वहां पे बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे मरो जो त्योहार है, वो त्योहार एक जनजाति त्योहार है। ठीक है, और किस जनजाति का है, जौनसार भाबर क्षेत्र में ये मनाया जाता है, तो जौनसारी जनजाति का ही होगा, ऑब्वियस बात है। ये प्रमुख शीतकालीन उत्सव है, जिसमें क्या करते हैं, बकरे काटे जाते हैं, और मांस का मुख्य रूप से सेवन यहाँ पे किया जाता है। और हिल यात्रा जो है ये लोक नाट्य है, और ये पिथौरागढ़ में होने वाला एक लोक नाट्य है। ठीक, लिखा हुआ है। ये कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ उत्सव है, जिसका मुख्य और सबसे आकर्षक जो पात्र होता है वो होता है लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत होता है इसका पात्र। ठीक है, ये लोक नाट्य है। अब बात करें हम अगला, छोलिया। छोलिया को तो कौन नहीं जानता उत्तराखंड का। तो ये तलवार के साथ क्या जाना है, वीर गाथा नृत्य है। ये कुमाऊं क्षेत्र का एक मार्शल आर्ट युद्ध शैली का नृत्य है, जो क्या करता है, मुख्य रूप से विवाह समारोह क्या में बाराती के टाइम पे नाचते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें कथन और कूट का दे रखा है। तो पहला है कथन इसमें, अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर का संगम कर्णप्रयाग में होता है। बहुत बढ़िया, सही आंसर। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम नामिक ग्लेशियर है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कर्णप्रयाग संगम की। अब सबसे पहले हम संगम ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ऊपर से जब अलकनंदा नदी आती है ना, तो यहां से आती है पहली नदी धौली गंगा, धौली गंगा आती है, जिसमें क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये है अलकनंदा नदी, अलकनंदा। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, उसके बाद कौन सा प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग आता है, नंद प्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, यहां से नंदाकिनी नदी आती है। ठीक है, नंदाकिनी नदी। उसके बाद तीसरा जो प्रयाग है आगे बढ़ती नदी अलकनंदा। तो अलकनंदा में तीसरी जो नदी आती है वो आती है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, अब कर्ण प्रयाग, अब मैं इसका सीरियल भी बताऊंगा एक एक सन। यहाँ पे जो पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, वहां से निकलती है पिंडर नदी। ठीक, पिंडर नदी निकलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। और उसके बाद चौथा जो प्रयाग है वो प्रयाग है यहाँ पे कौन सी नदी है, ऊपर से जो आती है केदारनाथ के वहां से आती है, जो इस नदी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बनता है, एक सेकंड, रुद्रप्रयाग यार। ठीक है, रुद्रप्रयाग।
और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी नदी आती है ऊपर से, मंदाकिनी नदी, ठीक। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देवप्रयाग, जो कि भागीरथी नदी आती है यहाँ से मिलते हुए, भागीरथी नदी जो कि बनाती है देवप्रयाग, और यहीं से गंगा नदी बनती है, गंगा नदी देवप्रयाग में। अब देखो प्रयाग, सबसे पहले हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग को हम कैसे याद करें। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, विष्णु भगवान जी का नाम। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी का नाम आ गया। अब विष्णु भगवान जी के नाम पे कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे मिलती है, देखो विष्णु में जो है ना शौ, ये वाला शौ और धौलीगंगा का शौ, ये दोनों से मैच कर लेना। तो मैंने ऐसे मैच कर रखा है कि हाँ वो अलग सा होता है शब्द धौलीगंगा, और विष्णु प्रयाग में भी अलग सा है शब्द, ठीक हो गया। नंदाकिनी नदी, फिर नंदाकिनी नदी में नंद नंद, ठीक। अब ये है नंद प्रयाग, लेकिन यहाँ पे क्रम आ जाएगा कि सबसे पहले कौन आता है फिर दूसरा कौन आता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ट्रिक याद कर रखी है, जो विष्णु प्रयाग है वो भी भगवान है, और नंद प्रयाग, नंद वो कौन थे? वो श्री कृष्ण के पिता थे ना, नंद। तो वैसे कर लो यार, ठीक। उसके बाद आते हैं अब फिर कर्ण प्रयाग। कर्ण भी एक हिसाब से देखा जाए तो महाभारत काल के टाइम के थे, तो वहां पे कर्ण के नाम से याद कर लो। लेकिन कर्ण प्रयाग और पिंडर नदी का कैसे याद करोगे? क्योंकि यहाँ पर पिंडर में अणो है और एक कर्ण में भी अणो है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग को, तो कौन नहीं जानते क्योंकि रुद्रप्रयाग खुद में डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है देवप्रयाग। तो पंचप्रयाग ऐसे याद कर लेना ट्रिक से, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी रामगंगा का उद्गम, ठीक है, पूर्वी रामगंगा उद्गम। तो ये सबसे पहले बात करें, रामगंगा नदी जो है पूर्वी, वो पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में है। ये नामी ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है, और बाद में क्या करती है, रामेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। जो पूर्वी रामगंगा है वो रामेश्वर में सरयू नदी से मिल जाती है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटी और फिर बड़े 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 करके लिखना है। तो सबसे छोटी कौन सी नदी है? पहली है कोसी नदी, फिर उसके बाद आती है अलकनंदा, फिर आती है भागीरथी, और सबसे बड़ी जो है काली नदी है। याद रखना सबसे बड़ी है काली नदी। तो बात करेंगे सबसे पहले कोसी नदी की। तो इसको, कोसी नदी का मात्र 168 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, कोसी नदी की। और इसको कुमाऊं की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा भी बोलते हैं, कुमाऊं की जीवन रेखा, ठीक हो गया, जीवन रेखा। अगला जो नदी है, अगली नदी है अलकनंदा। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर है, और इसको जल प्रवाह के मामले में राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अब ये क्या हुआ, जल प्रवाह और सबसे बड़ी नदी? जल प्रवाह का मतलब है कि सबसे ज्यादा पानी कहां पे है, तो अलकनंदा नदी में ही है सबसे ज्यादा पानी, ठीक है। जल प्रवाह में सबसे फर्स्ट में है, एक सेकेंड, फर्स्ट में है जल प्रवाह के मामले में। और वैसे लंबाई के मामले में कौन है? काली नदी है। बात करेंगे तीसरी जो नदी है, भागीरथी नदी है। ये इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर है, ठीक है, 200 कितनी है? 5 किलोमीटर है। और ये कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है, जिससे गंगा नदी बनती है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे काली नदी को, इसको शारदा नदी भी कहते हैं। शारदा नदी कहां कहते हैं इसको, कमेंट में बताना। बात करेंगे इसकी लंबाई जो है वो टोटल उत्तराखंड में 252 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो कि कहां से निकलती है? काला पानी से इसका उद्गम स्थल होता है। देखो नाम के हिसाब से क्या है, उद्गम स्थल भी है काला पानी, जो कि पिथौरागढ़ में है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे ये कहां तक बहती है? टनकपुर तक बहती है, और टनकपुर से निकलकर ये कहां निकल जाती है? नेपाल की तरफ निकल जाती है, जो कि टनकपुर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है कुछ हद तक। और बात करें अब अगले क्वेश्चन की, जो कि है अखबार समाचार पत्र है और संपादक इसके हैं। तो यहाँ पे बात करें शक्ति समाचार पत्र की, तो यहाँ पे इनके जो संपादक है वो बद्रीदत्त पांडे हैं। और अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो बुद्धि बल्लभ पंत जी हैं। समय विनोद की बात करें तो यहाँ पे हैं जयदत्त जोशी जी, और स्वाधीन प्रजा की बात करें तो मोहन जोशी यहाँ पे हैं। अब बात करेंगे शक्ति अखबार की, जो कि बद्रीदत्त पांडे जी इनके लेखक हैं, संपादक हैं। तो यहाँ पे बात करें तो इस टाइम पे हुआ क्या था इस अखबार के साथ, 1918 में, ठीक है, 1918 में लोमस ने, ठीक है, कमिश्नर थे ये लोमस, इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा अखबार पे यहाँ पे बैन लगा दिया। जब तब जब बैन लगा दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, बद्रीदत्त पांडे जी ने यहाँ पे 1918 में 15 अक्टूबर को, ठीक है, कौन सा नया अखबार निकाला? वो निकाला कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी। और वो दिन कौन सा था? वो दिन था विजयदशमी के दिन। एक सेकंड, कुमाऊं केसरी 15 से शक्ति का प्रकाशन शुरू हुआ था। यहाँ पे सॉरी, मैं ये कुमाऊं केसरी तो बद्रीदत्त पांडे कहलाते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शक्ति समाचार पत्र निकाला था, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र नाम था। अब बात करेंगे अल्मोड़ा अखबार की, तो यहाँ पे बुद्धि बल्लभ पंत जी ने निकाला था। लेकिन कब निकाला था? 1871 में निकाला था, सन भी याद रखना है। ये शुरू हुए अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक थे, और इनकी जो स्थापना है वो इन्होंने, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ठीक है। अब बात करेंगे स्वाधीन प्रजा की यहाँ पे, तो जो स्वाधीन प्रजा हैं वो मोहन जोशी इन्होंने निकाला था, ठीक है, मोहन जोशी ने निकाला था। यहाँ पे बात करेंगे तो विक्टर मोहन जोशी नाम था इनका वैसे पूरा। 1930 से अल्मोड़ा में प्रकाशित होने लगा था, ठीक है, इसमें तो ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है। और समय विनोद की बात करें तो जयदत्त जोशी जी ने निकाला था, जो
उनका जो प्रकाशन था 1868 में नैनीताल प्रेस से छपना शुरू हुआ था। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात करेंगे निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित की गई है, तो ये की गई है नारंगमत्ता वाली सीट, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में उत्तराखंड की, तो यहाँ पे बात करेंगे विधानसभा की बात हम करेंगे। विधानसभा की बात हुई है तो विधानसभा में उत्तराखंड में टोटल अभी तक 70 सीट हैं, जिसमें से 15 तो आरक्षित हैं। आरक्षित सीट कितनी है इसमें? 15 आरक्षित 15 हैं, जिसमें 13 हैं एससी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, और 2 हैं एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। अब ये जो 2 सीट है ना, ये एक सीट तो इसमें पूछा नानक मत्ता, ठीक है, जो कि उधम सिंह नगर में है, यूएस नगर में है, और दूसरी जो सीट है वो सीट है यहाँ पे चक्राता देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है काला अनुक्रम के नाम पे प्राचीन से नवीनतम की, तो यहाँ पे टिहरी राज्य प्रजामंडल की। अब देखो कल वाला क्वेश्चन है ना, सेम वही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे टिहरी राज्य प्रजामंडल की। तो यहाँ पे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक है, 23 जनवरी को हुई थी। इसके जो प्रमुख थे संस्थापक जिन्होंने स्थापना की थी इसकी, वो श्रीदेव सुमन जी थे, उनके साथ 1-2 लोग और थे, मतलब मेन तो यही थे, ठीक। अभी तो 1939 में हो गया, तो बाद में होगा। इसके बाद बात करेंगे रवाई और तिलाड़ी कांड, तो मैंने बताया ना तिलाड़ी कांड तो 30 से रिलेट करना, तो 30 मई 1930 को ये हुआ था, ठीक है। और इसको ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, तिलाड़ी में गोलियां चला दी थी, ठीक है। अब बात करेंगे गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन की स्थापना की, तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 को हुई थी। अब बात करें इसमें कहाँ हुई थी, कोटद्वार में हुई थी, कोटद्वार, ठीक है। और वहीं साथ साथ ही कुमाऊं की भी बात करते हैं, KMOU कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की, तो इनकी स्थापना हुई थी 1939 में, यानी कि 2 साल पहले हुई थी, और काठगोदाम में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यानी कि कुमाऊं की पहले हुई थी और गढ़वाल की बाद में हुई थी। अब हम बात करेंगे चौथा जो पेशावर कांड है, उनके जो बात करेंगे तो वो 23 अप्रैल 1940 को हुई थी, ठीक है, 1930 को हुई थी, सॉरी 40 पे बोल रहा हूँ। और इसमें क्या हुआ था, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनकी जो बटालियन थी 2/8-18 गढ़वाल राइफल से, इन्होंने क्या किया था, निहत्थे अफगान पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। और ये घटना सबसे पहले हुई थी इस मामले में, देखो 1930 में हुई थी, फिर उसके बाद 1930 मई को हुई थी, 1930 को, यानी कि पहले है चौथा नंबर, फिर है दूसरा नंबर, फिर उसके बाद आ गया गढ़वाल मोटर्स की 1931, तो ये आ गया पहला नंबर, फिर उसके बाद आ गया तीसरा नंबर, ठीक। तो ऐसे करके है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है कथन और कारण वाला। पहला है रम्माण जो लोक परंपरा चमोली के सरोड़ डूंगरा गांव से संबंधित है, ठीक है। कारण क्या है, यूनेस्को द्वारा रम्माण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पे घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, तो ये ऑप्शन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कारण क्या है ना, कारण पहले बाद में पूछा है, और कथन ये है, तो कारण से तो कथन रिलेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे रम्माण और यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है यहाँ पे है आपके लिए, जो कि वो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया था रम्माण को, तो ये क्या था 2009 में किया था, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे देखेंगे, तो ये पुस्तक और साहित्य की बात हमने कर रखी है, और दूसरे साइड लेखक की बात हमने कर रखी है। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे, तो ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर, ये पुस्तक लिखी है H.G. वॉल्टन ने। दूसरी बुक है इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजा, तो ये चंद्र सिंह नेगी ने लिखी है। तीसरी है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, ये E.T. एटकिंसन ने लिखी है, और दाजू लिखी है शेखर जोशी जी ने। तो हम बात करते हैं, इसमें कोई खास बात तो है नहीं बताने की, तो ये डायरेक्ट बुक है, इनके नाम है, तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो पहला है चिपको आंदोलन के प्रणेता गौरा देवी थी, ठीक है, जिन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए महिलाओं को संगठित किया था, ओके। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत द्वारा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों पर वृक्षारोपण करना था, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे फैक्ट की, तो ये हुआ था 1973-74 में शुरू हुआ था रैणी गांव में, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो लिख देता हूँ रैणी गांव चमोली में, ठीक है, चमोली शॉर्ट में लिख देता हूँ। जहां पे क्या हुआ था, गौरा देवी जी ने ठेकेदारों को पेड़ों को काटने से, और उनके साथ कितनी महिलाएं थी, 21 अन्य महिलाएं थी, ठीक है। वहां पे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए वो पेड़ों पे चिपक गई थी, ठीक। पहले कहा था कि हमारा पहले शरीर काटो, उसके बाद पेड़ों को काटना, ठीक। और मैती आंदोलन जो था, मैती का अर्थ मायका होता है, सभी को पता है उत्तराखंड के लोगों को। यहाँ पे इनके जनक थे कल्याण सिंह रावत जी, जो कि लिखा हुआ है, और कब हुआ था 1995 में ग्वालदम यानी कि चमोली। दोनों ही जो आंदोलन है वो चमोली जिले के हैं। यहाँ पे विवाह के समय क्या होता है, जो नवविवाहित जोड़े होते हैं ना, लड़की के मायके में एक वृक्षारोपण करते हैं, जिसकी देखभाल कौन करता है, लड़की के घर वाले यानी कि मायके वाले करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, जो कि ये है
उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना जो पंचायती राज अधिनियम है वो 2016 में पारित किया था। ये सही है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार जो राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगा था। ठीक हो गया, दोनों ही सही है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे पंचायती राज की, 2016 की उत्तराखंड में लगा था जब, तो यहाँ पे 4 अप्रैल को लगा था। ठीक है, अप्रैल डेट भी याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा 2016 के तो कैसे फंस जाएंगे ना। दूसरी चीज है, वो राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च को, अनुच्छेद कितने के तहत लगता है, 356 के तहत लगता है, और मात्र ये 46 दिन का लगा था। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। अगला जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे हम देख लेंगे 17वां क्वेश्चन, जो कि है विविध तथ्य और इसमें विवरण दे रखा है, तो इसको मैच करना है इसमें। जिसमें पहला तथ्य जो है वो है पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड का नाम क्या है, तो वह है हेमवंत। ठीक, स्कंद पुराण में नंदन कानन किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था फूलों की घाटी को, जो कि चमोली में है। बात करेंगे तीसरा, राजा सीलवर्मन से संबंधित स्थान जो था वो था जगत ग्राम, और गूंठ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। ठीक हो गया। अब बात करेंगे पहला वाला जो था हेमवंत। ठीक है, ये हेमवंत पाली भाषा के, ठीक है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में हिमालय क्षेत्र को कहा जाता था हेमवंत। बात करेंगे दूसरा जो है नंदन कानन की बात करें, तो ये जो विश्व प्रसिद्ध चमोली है, फूलों की घाटी है, चमोली में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा जाता था। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे चमोली के और भी तथ्य हैं, जो कि इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है चमोली, वो कब बना था, 6 नवंबर, ठीक, 1982 को घोषित किया था राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल मात्र 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। तो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात करें तो ये चमोली कब यूनेस्को में हुआ था शामिल, 14 जुलाई 2005 को ये चमोली में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, और यहीं पर चमोली में ही क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका ही हिस्सा है, इसे चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा माना जाता है, जो कि 1988 में, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसको मिला। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 1988 में दर्जा मिला था। अब बात करेंगे इसकी जो खोज थी वो की थी, फूलों की घाटी की जो खोज थी वो की थी फ्रैंक एस स्मिथ। ठीक है, फ्रैंक एस स्मिथ ने। ठीक है, SMYTHEE, ठीक है, THE, ठीक है, जो भी है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद, जो राजा सीलवर्मन है, यहाँ पे ऐतिहासिक जो संबंध है वो जगत ग्राम से है। ठीक है, ये कहां पड़ता है, देहरादून के कालसी के पास बाड़वाला या जगत ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञों की ईंटें मिली थी, और यहाँ पे युग शैल का वंश इनको माना जाता है। गूंठ भूमि की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे चंद और पवार शासनकाल में गूढ़ भूमि उस भूमि को कहा जाता था जो मंदिर के भरण पोषण और पूजा पाठ के लिए दान में दी जाती थी। ठीक है, मंदिर को प्रदत्त भूमि। ठीक है, ये कर मुक्त होती थी, टैक्स फ्री होती थी। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो यह कथन है इसका, नायक समाज में सुधार हेतु नायक बालिका रक्षा कानून 1929 में पारित किया गया था। तो यह ठीक है। और कारण इसका है वर्ष 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों आपस में कथन और कारण मैच नहीं करते। बात करेंगे सबसे पहले नीचे वाले कथन कारण की, जो टिहरी राज्य प्रतिनिधि सभा की 1923 में स्थापना की थी महाराजा नरेंद्र शाह के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। और जो नायक बालिका रक्षा कानून है वो 1929 में समाज सुधार के उद्देश्य से ये 1929 में पारित किया था। और कुमाऊं में भारतीय चंद के नेपाल अभियानों के दौरान नायक जाति की उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी। तो इसमें क्या किया जाता था, जो कन्याएं होती थी उनकी वैश्यावृत्ति में जो धकेलने की जो कुप्रथा थी, यानी कि वैश्यावृत्ति में, तो उसको रोका जाता था। ठीक है, और इस प्रथा को जो रोकने का जो कार्य था वो आर्य समाज के प्रयासों से यहाँ पे कानून बना था, ये वाला नायक बालिका रक्षा कानून। और इस वजह से इन दोनों में आपस में तो कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसकी जो व्याख्या है ये व्याख्या सही नहीं है, लेकिन कथन और कारण दोनों आपस में अलग अलग सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार मुख्य रूप से 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। दोनों ये सही है। बात करेंगे वन नीति 1952 के अंतर्गत भूभाग केवल 33% वनों के अंतर्गत होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे पर्वतीय शीतोष्ण वन की उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य क्या है, पर्वतीय, देखो पर्वत है तो पर्वतीय शीतोष्ण। अब देखो ठंडा भी यहाँ गर्म भी है। ठीक है, शीतोष्ण इसलिए बोला गया है वन। ठीक है, इसका विस्तार 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक होता है, जिसमें क्या होता है, ओक यानी कि बांज के वृक्ष, बुरांस और देवदार जैसे यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति की, तो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में। ठीक, यहाँ पे
इसमें कहा गया कि 33% वनों के अंतर्गत यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और पहाड़ी राज्यों के लिए लक्ष्य कितना रखा गया था, 60% यहाँ पे रखा गया था। ओके, तो ये दोनों सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताल और जनपद यहाँ पे मिलाने हैं। तो यहाँ पे झिलमिल ताल की हम बात करेंगे, तो झिलमिल ताल है चंपावत में, नौकुचिया ताल यहाँ पे नैनीताल में है, वासुकी ताल यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, वासुकी ताल यहाँ पे रुद्रप्रयाग टिहरी में है, और मासर ताल कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये तो हो गए करेक्ट आंसर। अब इसमें तो जनपद याद करने की जरूरत है, और अधिकतर लोग घूमते रहते हैं तो आजकल सभी को पता है कौन सा ताल कहाँ है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के पार्ट 2 में हमने डिस्कस करे 20 क्वेश्चन। और अपना आपको कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। बाकी हम ऐसे ही करते रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करते रहेंगे। बंदे रहिए, क्लास के साथ जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही धार लगाते रहिए। जय हिंद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।